ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज थर्ड टाइप ऑफ लोड, जिसे हम कहते हैं जीवीएल। जीवीएल का जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रेजुअली वेरिड लोड। ग्रेजुअली वेरिड लोड, तो ग्रेजुअली वेरिड करे होगा लोड ये। हमने जो कल लोड पढ़ा था दैट वाज ए यूडीएल लोड। ठीक है, तो यूडीएल हमने कल पढ़ा था। यूडीएल को हम लोग रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं, कल मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर लोड। इसी तरह से जीवीएल जो है उसे हम ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं। अब ट्राइंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्राइंगल सा दिखता है। यूडीएल में वो एक बॉक्स सा दिखता था, तो उसे हम रेक्टेंगल कह देते हैं, तो ये ट्राइंगल दिखेगा। अगर मैं आपको शो करूं, इफ दिस इज अ बीम, कि कुछ एक बीम पे बना दिया और कुछ इस तरह से ट्राइंगल लोड आपको दिखेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल आपका ये होगा पोर्शन सी। ये जो लोड एक्ट कर रहा है दिस इज ए ट्राइंगल, इसे हम जीवेल कह दिया। और इसका जो इंटेंसिटी है देखिए, वो लेफ्ट एंड पे कितना है? जीरो इंटेंसिटी। और ये इस तरह से, ये जो हमारा कर्व होता है ना, ये जो हमारा स्लोप होता है, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री स्लोप या फिर लीनियर स्लोप। तो लोड हमारा जो है वो वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? ग्रेजुअली वेरिड लोड। लोड जो कर रहा है आपका वेरी कर रहा है। यूडीएल के केस में लोड वेरी नहीं करता। यूडीएल के केस में लोड जो है वो कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री। हमने कल भी डिस्कस किया था। तो इसकी स्लोप कितनी होगी? 0 डिग्री या हॉरिजॉन्टल। इसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। और जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है राइट सपोर्ट में, ठीक है, ये इंटेंसिटी कितना है? W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यूडीएल एक तरीके से मैंने ये दिखाया। देयर इज वन अदर वे ऑफ शोइंग यूडीएल, जिसमें ट्राइंगल जो है वो सेंटर में मैक्सिमम इंटेंसिटी लेता है। ठीक है, तो इस वक्त इस केस में क्या है कि आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर है? आपका जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट इज इन दी सेंटर, W किलो न्यूटन मीटर। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जहां भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा ट्रायंगल लोड में, तो वहां उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? W किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे कितनी है? लेफ्ट सपोर्ट पे 0 और राइट सपोर्ट पे 0। और वेरी कितनी कितनी स्लोप से कर रहा है? 1 डिग्री से। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ जीवीएल लोड, ग्रेजुअल वेरिएड लोड? दैट इज 1 डिग्री। दैट इज लीनियर। 1 डिग्री स्लोप को हम लीनियर स्लोप भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं स्लोप ऑफ यूडीएल की बात करूं, जो लोड हमने कल डिस्कस किया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसका स्लोप कितना है? 0 डिग्री या फिर हॉरिजॉन्टल। इज दिस क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे। कल आप लोगों को मैंने यूडीएल पे टोटल लोड कैलकुलेट करना बताया था। अगर आप लोगों को याद हो, इफ यू हैव अटेंडेड द यस्टरडेज लेक्चर, कल हमने यूडीएल के केस में टोटल लोड कैलकुलेट किया था। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर कल आप लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे तो। दिस इज ए यूडीएल लोड। स्लोप कितना होता है? 0 डिग्री, हमने कह दिया आपसे। इसका इंटेंसिटी देखो, हर पॉइंट पे सेम है ना? देखो यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, एट एनी पॉइंट इज
सेम इंटेंसिटी, तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी लेंथ एल में, इन कंप्लीट लेंथ एल, द लोड डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ऑफ सेम इंटेंसिटी। पर जीवीएल में क्या बात ये कह पाएंगे? जीवीएल में ये बात नहीं कहेंगे, लोड वेरी करेगा, यहाँ जीरो है, फिर थोड़ी वैल्यू बढ़ी, फिर और वैल्यू बढ़ी, फिर और वैल्यू बढ़ी, फिर सेंटर में जाकर के मैक्सिमम हो गया। दूसरे केस में यहाँ जीरो है और वैल्यू एक बिल्कुल एंड में जाकर के मैक्सिमम है। तो ये वेरी कर रहा है, ये ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, आस्ता आस्ता वेरी कर रहा है। और ये वाला एक समानता वेरी, एक एक समान वेरी कर रहा है, एक समान सिमिलर लोडिंग एट दिस एंड। यहां पर भी डब्ल्यू था लेफ्ट पे, और राइट में भी डब्ल्यू है। क्लियर है? ओके। कल हमने यहाँ पे टोटल लोड कैलकुलेट किया, तो जब हमने टोटल लोड कैलकुलेट किया यूडीएल में, तो हमने क्या कहा, आपको क्या करना है, आपको लोड लिखना है। लोड लिखा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, इंटू लेंथ लिख लिया एल मीटर। ठीक है। तो फिर हमने कहा कि ये मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो आपका लोड क्या बन गया, डब्ल्यू एल किलो न्यूटन। तो यूडीएल के केस में डब्ल्यू एल किलो न्यूटन लोड आ गया। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक और कहने जा रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान दीजिए। टोटल लोड को, अगेन लिसन वेरी केयरफुली, टोटल लोड को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो भी बीम पर लोड लग रहा है उसका कोई एरिया होगा। हाँ बिल्कुल है। जैसे ये यूडीएल है हमारे पास, दिस इज यूडीएल, तो ये इसका एरिया है। एरिया का फिगर, एरिया फिगर का होता है, फिगर क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया आप लोग लिखना जानते हैं। क्या लिखते हैं रेक्टेंगल के एरिया को? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? लेंथ है रेक्टेंगल का एल मीटर। ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ में, इस केस में आपका हाइट आएगा। ठीक है। हाइट कितना है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अगेन मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो ये कितना वैल्यू बन गया, डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन। देखिए, क्या ये वैल्यू और क्या ये वैल्यू सेम है? अगर ये सेम है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ये चीज एक जनरलाइज कह सकता हूं, कि जो भी टोटल लोड होता है वो कुछ और ना कुछ नहीं होता, बल्कि एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है। किसी भी बीम पर जो लोड लगा है उसका एरिया ही उस बीम का टोटल लोड कहलाएगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से क्या अब मैं ट्रायंगुलर लोड को लिख सकता हूं? लेट अस सी। अब मैंने यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेरिएंट लोड बनाया है कि जीवीएल बनाया है? मैंने जीवीएल लोड बनाया है, ग्रेजुअली वेरिएंट लोड, जिसका इंटेंसिटी कहाँ है, राइट हैंड पे मैक्सिमम है। और मैंने आपसे कहा जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसी इंटेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं इस केस में, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, एल। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल लोड ऑन द बीम। व्हाट इज द टोटल लोड ऑन द बीम? टोटल लोड इज नथिंग बट द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अभी बताया मैंने आपको पीछे। अब ये बात आप लोग जनरलाइज कर देंगे, एरिया ऑफ द लोडिंग डायग्राम। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये तो रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। ठीक है। बेसिक मैथ आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस का वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू एल मीटर। एल्टीट्यूड कितना है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल कर दो, तो वैल्यू क्या बचा आपके पास, डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई टू
किलो न्यूटन। ओके, तो टोटल लोड का वैल्यू क्या हो गया? टोटल लोड का वैल्यू हो गया WL/2 किलो न्यूटन। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर नाउ, कि जो टोटल लोड होता है इट इज नथिंग बट द लोडिंग डायग्राम एरिया। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट, अब हमने कल यूडीएल में एक चीज और पढ़ी थी, स्टडी वन थिंग यस्टरडे, कि जो ये टोटल लोड होता है इट इज नाउ अज्यूम्ड, उसको कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम्ड टू एक्ट ऑन, कहां पर? एक्ट ऑन द सीजी ऑफ द लोडिंग डायग्राम। कहाँ एक्ट करता है? सीजी ऑफ द लोडिंग डायग्राम पर एक्ट करता है। अब इस केस में, रेक्टेंगल के केस में, सीजी कहाँ हमने कल लगाया था, कहाँ बताया था कि अगर ये एल है तो सीजी कहाँ एक्ट करेगा? L/2 पे। अब इस केस में सीजी कहाँ है? दिस इज द केस। तो ट्राइंगल का सीजी कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए आप लोग, ट्राइंगल का जो सीजी है, दिस कंप्लीट लेंथ इज एल, तो ये L/3 डिस्टेंस पे दूर होगा फ्रॉम द बिगर ऑर्डिनेट, and from the zero ordinate it will be at the distance of 2L/3। is this clear? अब इस केस में आप मुझे बताएं कि जो मैं अज्यूम कहाँ करूं टोटल लोड को, कहाँ लगेगा वो? नाउ इन दिस केस द टोटल लोड इज अज्यूम्ड टू एक्ट ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन। मैं दिखा देता हूँ, कल में हमने बात की थी कि टोटल लोड होता है उसको हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए अज्यूम करते हैं कि वो कहाँ लग रहा है, एट द सीजी ऑफ द लोडिंग डायग्राम। तो अब यहाँ पर टोटल लोड अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, इसका डिस्टेंस कितना है बिगर ऑर्डिनेट से? L/3। स्मॉलर ऑर्डिनेट से कितना है? 2L/3। आई होप दिस इज क्लियर, दिस विल हेल्प अ लॉट इन द कमिंग। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट टोटल लोड ऑन अनदर केस। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होगी? जहां पे सबसे बड़ा ऑर्डिनेट होगा, और वैल्यू कितना है उसका? W किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, वेरी इजी। हाउ टू कैलकुलेट टोटल लोड? टोटल लोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? वी कैन इजिली राइट टोटल लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। वो कितना है? हाफ इंटू बेस। ये बेस कितना हो गया पूरा ट्रायंगल डायग्राम का? L मीटर्स।
और हाइट कितना हो गया, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आया, वैल्यू आपका WL/2 किलो न्यूटन आया। सो दिस इज द टोटल लोड। अब इस टोटल लोड को अज्यूम कहाँ करना है, कि कहाँ प्लेस किया जाएगा, इस टोटल लोड को प्लेस किया जाएगा CG ऑफ लोडिंग डायग्राम। अब लोडिंग डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। लोडिंग डायग्राम आपका एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द लोडिंग डायग्राम। तो इसकी सीजी कहाँ होगी, इसकी सीजी सीजी होगी आपकी सेंटर में। तो सेंटर में आ गया सीजी, तो आपका ये लोड आ गया टोटल लोड, विच इज अज्यूम टू एक्ट ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन। तो टोटल लोड कितना है, WL/2। डिस्टेंस कितना है, दोनों साइड से, दोनों एंड से डिस्टेंस इज L/2। दिस इज हाउ वी पोजिशन दी टोटल लोड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हमने पढ़ लिए। यूडीएल वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने जीवीएल पढ़ लिया। अब ये जो चीज है प्लेसमेंट है, दिस विल हेल्प अ लॉट while calculating the shear force, while calculating the bending moment, while calculating the reactions, everything. This is a really very important concept. Okay, let us move forward to the next load case। जो अगला लोड है उसको हम डिटेल में करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सटर्नल मूवमेंट। इसको लिखते हैं M_E। जनरली ये बी में किस तरह से दिखेगा आपको, इस तरह से लगता हुआ दिखेगा, ठीक है। कितने भी लगे हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसकी पहचान है दिस, दिस इज दिस इज ड्रॉन इन द फिगर देन इट इज अ मूवमेंट। और कल मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट होता क्या है, बेसिकली मूवमेंट आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब इसका क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मतलब इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होगा आपका किलो न्यूटन मीटर। आगे तो फर्दर डिस्कस करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, तो चारों तरह के लोड्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, बीम्स भी डिस्कस कर लिए हैं कल, और हमने अपने सपोर्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी कैन, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट रिएक्शंस। तो कल मैंने आपको कैलकुलेट रिएक्शन करवाई थी इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, करवाई थी विद पॉइंट लोड। हम आज कैलकुलेट करेंगे विद यूडीएल लोड फर्स्ट। ठीक है, ये यूडीएल है जिसका इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यूडीएल को आप क्या ज्यूम कर सकते हो, एक रेक्टेंगुलर लोड भी ज्यूम कर सकते हो, क्योंकि उसका जो टॉप कोऑर्डिनेट रहता है वो फिक्स रहता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बना लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी यूडीएल है, ठीक है। और डेंसिटी कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर। कल मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि सिमेट्रिकल लोडेड बीम देखने का, उसके लिए क्या करते हैं, आप सेंटर लाइन के अबाउट देखते हैं क्या बीम आपका सिमेट्रिकल लोडेड है। तो ये सेंटर लाइन आ गया, द टोटल लेंथ इज L, दिस इज L/2। तो सेंटर लाइन के अबाउट ये बीम सिमेट्रिकल हमें दिख रहा है, तो इट्स अ सिमेट्रिकल लोडेड केस। सिमेट्रिकल लोडेड केस में क्या होता है, जितना भी टोटल लोड होता है वो डिवाइड हो जाता है रिएक्शंस में, हाफ हाफ। गॉट इट, ये कल भी किया था। इसका मतलब इफ दिस इज एंड ए, तो यहाँ जो रिएक्शन डेवलप होगा दैट इज RA और RB। तो सिमेट्रिकल लोडेड केस में मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टोटल लोड पता होना चाहिए, उसको डिवाइड बाय टू करूंगा, वो आर ए और आरबी हो जाएगा। आर ए इक्वल टू आरबी दोनों बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल लोडेड केस है, तो टोटल लोड डिवाइड बाई टू, वाइट पेन से करते हैं। टोटल लोड कितना आएगा इस केस में? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या है? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितना एल है, डब्ल्यू इंटू एल आ गया, डिवाइड बाई टू। तो इस केस में आपका आर ए और आरबी डायरेक्टली आ गया। ठीक है, ये तो एक केस की बात है। इसको अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से करूं, तो कल हमने बोला था कि रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशंस का यूज करते हैं? वी यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं? अब क्योंकि इसमें सिर्फ वर्टिकल लोड है तो हम लोग दो ही इक्वेशन यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल का जो इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट बी के अबाउट हम पहला मोमेंट का समेशन जीरो लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग मोमेंट ऑफ समेशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो। अब कितनी फोर्सेस है हमारे पास? फोर्सेस को पहले हम मार्क करते हैं। एक फोर्स हमारे पास आर ए है, दूसरा फोर्स हमारे पास ये पूरा लोड है, और तीसरा फोर्स आरबी है। अब आरबी का, क्योंकि हम बी पर क्योंकि हम बी पर रिएक्शन सॉरी मूवमेंट लिख रहे हैं, तो आरबी का सिग्निफिकेंस जीरो हो गया क्योंकि उसका परपेंडिकुलर लोड डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल भी कहा था कि जिस भी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, लेट्स से आर बी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला फोर्स लेंगे आर ए। आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल। ठीक है, मूवमेंट कोसेंस कौन सा है? कल मैंने आपको बताया था कि एरो देखना है आपने, एरो ऊपर की तरफ है और जाना कहाँ पर है? पॉइंट बी पर जाना है। तो कैसा रोटेशन सेंस है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो। और दूसरा लोड क्या है जो पिक्चर में है? वो है यूडीएल। अब देखिए प्रॉब्लम यही आती है, इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपको कल भी कह रहा था कि हम क्या करते हैं, अभी ये मल्टीपल पॉइंट पे लोड लग रहा है ना, तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम कैसे लोड लें, कहाँ का डिस्टेंस लें। इसलिए वो चीज कही जाती थी कि टोटल लोड को ज्यूम करो कि वो सीजी पर लग रहा है लोडिंग डायग्राम की। ठीक है, तो अगर टोटल लोड को ज्यूम कर लूं मैं, सीजी पर लग रहा है, तो नेचुरली वो सेंटर पे आएगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का सीजी सेंटर पे होता है। टोटल लोड इस केस में कितना आएगा? डब्ल्यू इंटू एल। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, डब्ल्यू इंटू एल एरिया आ गया, और इसको अज्यूम कर लिया कि वो सेंटर पे लगेगा। तो जब वो सेंटर पे लगेगा, अब ये पूरा यूडीएल आपने सोच लिया कि एक पॉइंट लोड की फॉर्म में आ गया और वो सेंटर पे लग रहा है, तो क्या अब इसका रोटेशन सेंस देख सकता हूं मैं? हाँ, ये एरो नीचे है तो इसका रोटेशन सेंस क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरे यूडीएल के कारण जो रोटेशन सेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और वैल्यू कितनी आएगी? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है? एल बाई टू। तो माइनस साइन का यूज करेंगे। लोड, टोटल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना हो गया? एल बाई टू। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? इसको हम जीरो लिख सकते हैं, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो अब यहाँ से आर ए का वैल्यू निकलेगा, आर ए इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्र बाई टू। ये एल और स्क्वायर कैंसिल, तो आर ए का वैल्यू कितना आ गया? डब्ल्यू एल बाई। इज दिस क्लियर? देखिए क्या ये वैल्यू इधर मैच कर रहा है? बिल्कुल। तो हम, ये तरीका हमने देखना है क्योंकि हर क्वेश्चन जो है सिमेट्रिकल लोडेड केस नहीं होगा। इज दिस क्लियर नाउ? तो अगर दूसरा इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन द बीम इक्वल टू जीरो। और बीम हमारा ये था, ये ऐसे बीम था, इस पे यूडीएल लग रहा था। यूडीएल के कारण जो टोटल लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है? डब्ल्यू इंटू एल। और उसको ज्यूम किया गया कहाँ पर? कि वो सीजी पे लग रहा है।
वेट अ सेकंड। दिस वाज द केस। हेलो। द मीटिंग वाज डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ सम ग्लिच। ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा बीम था और इस पर इस तरह का लोडिंग लगा था। यूडीएल। ठीक है। और इंटेंसिटी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर और एल। ठीक है। और इस केस में हमारे पास दो रिएक्शन फॉर्म हुए, एक आर ए हुआ, एक आर बी हुआ। और दोनों रिएक्शन बराबर आए क्योंकि बीम हमारा सिमेट्रिकल लोडेड है। और वैल्यू कितना आएगा? टोटल लोड बाई टू, बिकॉज द बीम इज सिमेट्रिकल। टोटल लोड का वैल्यू कितना है? लोडिंग डायग्राम का एरिया, वो डब्ल्यू एल आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू। दिस इज अगेन डब्ल्यू एल बाई टू, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रिएक्शंस। ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है हम अगले केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस इज जीवीएल। जीवीएल केस में कैसे करेगा? क्या ये भी एक सिमेट्रिकल लोडेड केस है? इफ यू सी द बीम अबाउट द सेंटर लाइन, तो आपको देखिएगा कि ये जो केस है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल लोडेड केस। दिस इज द सेंटर लाइन, है ना? लेफ्ट साइड और राइट साइड आइडेंटिकल है, तो ये भी एक सिमेट्रिकल लोडिंग केस है। ठीक है। तो इस केस में भी आपका रिएक्शन जो आना है वो बराबर आना है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो आर ए जो आएगा वो आर बी के इक्वल आएगा। और कितना आएगा? जितना भी टोटल लोड होगा बीम पर, उसका आधा, उसका हाफ। तो टोटल लोड कैसे लिखते हैं वो हम सीख चुके हैं। टोटल लोड लिखने के लिए हमें लोडिंग डायग्राम का एरिया चाहिए, और ये एक ट्रायंगल है, तो लोडिंग डायग्राम का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस आपका लेंथ एल हो गया, और ऑर्डिनेट क्या है, हाइट क्या है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपका हाइट है सेंटर में, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। और इसको डिवाइड बाई टू कर दो, तो आपका वैल्यू कितना बन गया रिएक्शन का? डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई फोर। मीटर और यहाँ मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ किलो न्यूटन। तो आपका आर ए का वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई फोर किलो न्यूटन। आर बी का वैल्यू भी सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द लोडिंग। लोडिंग इज सिमेट्रिकल लोडिंग। ओनली इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल लोडिंग you get the equal reactions. Okay, done.
ठीक है। क्या स्लोप होता है इसका? इसका 1 डिग्री होता है। यूडीएल का 2 डिग्री होता है। नाउ द next thing that we'll do in this, yesterday we studied the concept of statically determination beams, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, और हमने ये कहा कि वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स वो बीम्स होते हैं जिनको एनालाइज किया जा सकता है, विच कैन बी एनालाइज्ड, which can be analyzed by using equations of static equilibrium। वो तीन हैं, कल हमने पढ़ी थी। समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन द बीम इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस ऑन द बीम इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑन द बीम इक्वल टू जीरो। जो केवल इन तीन की सहायता से, इन तीन की हेल्प से बीम पूरा एनालाइज हो जाए, दैट बीम इज कॉल्ड एज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। ठीक है, तो आगे हम लोग आज पढ़ेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, कि अगर आपका बीम जो है वो इनडिटर्मिनेट है तो कितना डिग्री से। तो उसका फॉर्मूला है R-3। बेसिकली ये 3 नहीं होता है, बेसिकली ये होता है R-स्मॉल आर। जहां पर ये स्मॉल आर जो होता है, छोटा आर, वो होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और कैपिटल आर जो है दैट इज नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। इज दिस क्लियर? अब आर, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2D की बात कर रहे हैं हम अभी, माइंड इट, वी आर टॉकिंग अबाउट 2D। तो वो कितना होता है? 3 होता है, ये लिख रखा है हमने। क्लियर है? तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इक्वल टू R-3। Now this formula is important for objective examinations. Let us see. First type of beam I will take is simply supported beam. Simply supported beam. अब मैं कोई लोड नहीं ड्रॉ कर रहा, दैट मीन्स लोडिंग कंडीशन क्या है जनरली, कल मैंने उससे डिस्कस किया था। दिस इज जनरल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, अब मुझे बताए कितने रिएक्शंस फॉर्म होंगी। हाउ मेनी रिएक्शंस कैन फॉर्म हियर फॉर जनरल लोडिंग कंडीशंस? वन सपोर्ट इज hinge can develop 2 reactions and roller can develop only 1 reaction। तो टोटल रिएक्शन कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 3। स्मॉल आर कितना है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना है? 3। तो डीएस का फॉर्मूला क्या है? डीएस का फॉर्मूला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये कितना हो गया? 3 - 3 इक्वल टू 0। ये जब जीरो, ये डीएस जब भी 0 आता है किसी भी मेंबर के लिए, तो उस मेंबर को बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अंडरस्टूड? तो जो भी हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स रहेंगी उनका डीएस कितना आएगा? उनका डीएस आएगा 0। ठीक है, यू डोंट वरी। ये जो आ, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये नोट्स है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉल एट 8716895479 एट दिस कॉन्टैक्ट नंबर। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इससे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं। ठीक है। नो नो, क्विकली मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड बीम, जो कि डिटर्मिनेट होता है, कल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज ए कैंटिलीवर बीम। कैसा दिखता है कैंटिलीवर बीम? कल आप लोगों को दिखाया था हमने। दिस इज द कैंटिलीवर बीम। ठीक है। अब कोई मैंने लोड नहीं ड्रॉ किया, दैट मींस आई एम अज्यूमिंग इट इज अ जनरल लोडिंग कंडीशन। जनरल लोडिंग कंडीशन में कोई भी तरह का लोड एक्ट कर सकता है। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है। तो पर इसके पास ये जो फिक्स्ड एंड है, इसका कितनी कैपेसिटी है रिएक्शन प्रोड्यूस करने की? तो फिक्स सपोर्ट हैज थ्री रिएक्शन कैपेसिटी, वन हॉरिजॉन्टल, वन वर्टिकल एंड वन मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम एम लिखते हैं। एम वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहाँ आर कितना हो गया? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन हो गया थ्री। तो डीएस कितना आएगा? डीएस क्या होता है आपका? आर माइनस थ्री। तो कितना आ गया? थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दैट इज वाई कैंटिलीवर इज ऑल्सो डिटर्मिनेट बीम। दैट इज वाई द कैंटिलीवर बीम इज अ डिटर्मिनेट बीम, क्योंकि उसका डीएस का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। फिर हमने डिस्कस किया था ओवरहैंग बीम। और ओवरहैंग बीम को भी हमने कौन सी कैटेगरी में रखा था? डिटर्मिनेट बीम की। क्यों रखा था वो भी देखेंगे। तो लेट अस से वी हैव अ डबल ओवरहैंग बीम। नो लोड इज ड्रॉन, दैट इज जनरल लोडिंग कंडीशन अकर्स। तो जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए कितने रिएक्शन डेवलप होंगे? हिंज कितना रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है? वन, टू। रोलर कितना रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है? ओनली वन। तो कैपिटल आर कितना हो गया? अगेन थ्री हो गया। तो डीएस क्या आएगा? डीएस आएगा थ्री माइनस थ्री, छोटा आर, थ्री लिया, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इक्वल टू जीरो। तो इस केस के लिए भी डीएस आपका जीरो आ रहा है। तो ओवरहैंग बीम आपका क्या हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट, एसडी लिख रहा हूं मैं। कैंटिलीवर बीम क्या हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। और आपका सिंपली सपोर्टेड बीम भी क्या हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। तभी मैंने आपसे कल कहा था दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। अंडरस्टूड? Now we'll take the fourth type of beam, जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट वाज ए फिक्स्ड बीम। अब देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है कि स्टैटिकली स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम किसे कहते हैं, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम जो है इनमें से कौन सा है चार ऑप्शन में से? उसमें आपको तीन इनडिटरमिनेट दे देगा, एक डिटरमिनेट देगा। या तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बीम ड्रॉ करके देगा, जैसे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपसे पूछेगा कि इसका डीएस कितना है, इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है। तो मुझे बताएं, दोनों एंड फिक्स हैं? क्या है? दोनों एंड फिक्स्ड हैं। अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो रिएक्शन कितना डेवलप होगा? दोनों एंड्स के पास तीन तीन रिएक्शन डेवलप करने का कैपेसिटी है। तो जनरल लोडिंग कंडीशन में दे ऑल द रिएक्शन विल गेट फॉर्म्ड। तो टोटल आर कितना हो गया? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस कितना हो गया? सिक्स। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? थ्री। तो डीएस का वैल्यू क्या आया? सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री। तो डीएस का वैल्यू कम्स आउट टू बी थ्री। तो नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट डीएस ऑफ एनी बीम। अब आपको मैं कोई भी सपोर्ट दे दूंगा, यू कैन इजिली कैलकुलेट द डीएस। तो इस बीम को, फिक्स बीम को मैं क्या कहूंगा? फिक्स बीम इज ए स्टैटिकली स्टैटिकली indeterminate beam. Fixed beam is a statically indeterminate beam. Next beam कौन सा है हमारे पास? Next beam we have prop cantilever. ठीक है। तो दिस इज द prop cantilever। कल डिस्कस किया था हमने। अब हमने इसका निकालना है डीएस कितना है। व्हाट इज द डीएस वैल्यू ऑफ दिस? वी नो इट्स
इनडिटर्मिनेट बीइंग, हमने कल इसको कैटेगराइज कर दिया, पर कितना वैल्यू है मुझे बताएं। रिएक्शन कितना प्रोड्यूस कर सकता है रोलर, और रोलर एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। फिक्स एंड कितना कर सकता है, 3 रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। तो टोटल आर कितना हो गया, कैपिटल आर, दैट कम्स आउट टू बी 3 + 1 = 4। छोटा आर कितना है, 3। तो डीएस इस बीम का कितना हो गया, 1। अंडरस्टूड। दिस बीम इज अगेन स्टैटिकली indeterminate beam, SIB, statically indeterminate beam. Next case we have continuous beam. लेट्स से मेरे पास ये continuous beam। अब ऐसा क्वेश्चन फिगर बनाकर आएगा कि इसका डीएस कितना है, इसका डीएस कितना है। बस कुछ नहीं, अपने रिएक्शंस को देखना है कितना है। लेट अस से इस वाली बीम को मैं एक चेंज करता हूं, मैं इस डायग्राम में एक लोड बना देता हूं इस तरह से। अब ये लोड बनने के कारण सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये लोड आपको डायग्राम में दिखाया, एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन के अंदर जब ये लोड बना करके दिया, तो उसका मतलब है आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि अब ये क्वेश्चन बन गया लोड स्पेसिफिक केस। लोड स्पेसिफिक केस का मतलब ये सिर्फ वर्टिकल एरो बना है, तो उसका मतलब सिर्फ बीम से सब्जेक्टेड है। बीम इज सब्जेक्टेड टू ओनली वर्टिकल फोर्सेस। बीम इज सब्जेक्टेड टू ओनली वर्टिकल लोड। इज दिस क्लियर? अब मुझे बताएं, वर्टिकल लोड लगा है तो क्या सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा? उसकी कैपेसिटी में है। किसकी कैपेसिटी में, हिंज की कैपेसिटी में है हॉरिजॉन्टल लोड, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस करना। पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड लग नहीं रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तो रोलर कितना रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, जैसे वर्टिकल लोड को देखेगा तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया। हिंज दो कर सकता है, पर एक ही करेगा क्योंकि लोड सिर्फ वर्टिकल लगा है। ये हिंज भी एक करेगा, ये हिंज भी एक करेगा। तो मुझे बताएं इस केस में डीएस कितना आएगा आपके पास। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कैपिटल आर कितना हो गया, कैपिटल आर इस केस में हो गया 4। स्मॉल आर जो है वो 3 है। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्या मैं यहाँ गलती की है कुछ? ध्यान देना, क्या इसको लिखते टाइम मैंने कुछ गलती की है? एग्जैक्टली गलती की है, क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये 3 कहां से आता है, ये 3 छोटा आर होता है, क्योंकि अब हम लोड स्पेसिफिक केस पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोड स्पेसिफिक केस पढ़ रहे हैं, तो जो छोटा आर होगा इस केस में 2 होगा, क्योंकि ये जो वर्टिकल लोड है इसके कारण ये फोर्स, दो ही इक्वेशन हम यूज कर पाएंगे। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। कैसे वर्टिकल लोड मोमेंट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमने कल डिस्कस किया था, वो वापस रिपीट नहीं करूंगा, कल का लेक्चर देखो अगर आपने नहीं देखा। इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक है, टाइम लगता है चीजों को, और हम आपके साथ फुली कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 होता है, उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, तो इक्वेशन यूज ही नहीं होगी। तो यहाँ मैंने आर माइनस क्या लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिखना चाहिए था आर माइनस छोटा आर। तो छोटा आर का वैल्यू इस केस में क्या है, छोटा आर का वैल्यू इस केस में 2 है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 2। डीएस बिकम्स इक्वल टू 2। आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ एंड करूंगा मैं, बिकॉज इट्स अ डेमो लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट taught in this वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व क्वेश्चंस
और जिसने पहले दोनों लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिन्होंने पहले 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, वो टेस्ट लगाएंगे। इन इन दोनों लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट पे जो टेस्ट बना रखा है वो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.verve.in। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैं गया ब्राउजर पे और यहाँ पर मैंने टाइप किया www.vervinstitute.in। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप लोग आ गए तो आपने कोर्सेज पे क्लिक करना है, या आप कोर्सेज पे चले गए तो आपने डेमो लेक्चर्स पे क्लिक करना है। गेट दिस कोर्स फॉर फ्री, यहाँ पर अपना नाम, नंबर, ईमेल वगैरह भरोगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी जब आएगा तो आप इस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, और जब एनरोल हो जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है ऊपर, लाइव क्लासेस, फ्री कंटेंट और टेस्ट। फिर टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट वहां से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट में जो हमारे हमने 2 सेक्शंस बना रखी हैं, जो सेक्शन 1 है उसकी रेलेवेंसी जो है वो इस टॉपिक के साथ जितना हमने कवर किया। टेस्ट में देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड 2। आपको अभी केवल सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इनके साथ डिटेल सोल्यूशन भी